दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर एजुकेशन सेकंड पेपर पर। दोस्त हम लगातार आपके साथ प्रथम सेमेस्टर के दौरान जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं, सभी सब्जेक्ट पर एक एक दिन आपसे चर्चा किया जा रहा है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पता है न्यूज के साथ साथ आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। अच्छा, एक लगातार आप मांग कर रहे थे कि पर डे आप 2 क्लासें हमें प्रोवाइड कीजिए। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आज से उम्मीद की जा रही है, कोशिश हमारी भी आपके लिए है कि लगातार आपके साथ 2 लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। थोड़ा सा समय अभाव रहता है, हम आपके एक निर्धारित समय तो नहीं बता सकते कि इतने बजे पर डे आपकी क्लासें होंगी, लेकिन मैं दावा आपसे जरूर करता हूं कि पर डे 1 क्लास सुबह 1 क्लास शाम आपके लिए दी जाएगी। जितना जल्दी से जल्दी आपका कोर्स समाप्त हो उतना मेरे लिए बेहतर है। हमने आपसे कहा भी है कि मैं आने वाले समय में 4 महीने में आपके प्रथम सेमेस्टर के जितने भी जो है सिलेबस बन रहे हैं, सभी सिलेबस पर हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा कि अगला जो 2 महीना आपका बीतेगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से कितने कंटेंट महत्वपूर्ण हैं सभी सब्जेक्ट के लिए वह प्रोवाइड किया जाएगा। कहां पर? बिल्कुल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अच्छा, उसमें क्या और किया जाएगा, हमने आपसे यह कहा भी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर बन रहे हैं, सभी प्रीवियस ईयर पेपर को और कुछ आपके लिए मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा कि भैया मॉडल पेपर के बारे में आप सभी को पता है कि मॉडल पेपर क्या होता है। मॉडल पेपर में आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं प्रथम सेमेस्टर के जो पेपर हुए उसको छोड़कर, ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लगभग 8 से 10 मॉडल पेपर में सभी को समाप्त किया जाएगा। मैं उम्मीद यह जरूर करूंगा आपसे कि अगर आप उस मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर पढ़कर चले जाते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर 50 नंबर का आपका एजुकेशन सेकंड पेपर हो रहा है तो आप उसमें से अगर 45 नंबर न लेके आइएगा तो कहिएगा, ठीक है। अब पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आप एक सतही तरीके से पढ़ लीजिए वही पढ़ाई हो गई, नहीं, आपको थोड़ा सा डीप जाना होगा। जितनी चीजें यहां से पढ़ाई जाए सिर्फ आप उतना पढ़ लीजिए, मेरा दावा है कि आप 45 नंबर लेके जरूर आएंगे, ठीक है। बहरहाल हमने यहां लिखा है सभी सब्जेक्ट की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 299 रुपए में। बिल्कुल हमने आपसे कहा है कि अगर आपको चाहे एजुकेशन फर्स्ट पेपर हो, चाहे एजुकेशन सेकंड हो, हिंदी, संस्कृत, अच्छा कुछ सब्जेक्ट अभी आपके ऐसे हैं जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया और आपकी संस्कृत हो गई, इसके लेक्चर आपके बीच में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप उसका फिक्र छोड़ दीजिए। मैंने आपसे कहा है कि पर डे आपके लिए 2 क्लासें दी जा रही हैं। जैसे ही अभी मैंने आपके समक्ष हिंदी का लेक्चर प्रोवाइड किया, एजुकेशन फर्स्ट पेपर, एजुकेशन सेकंड पेपर और मैथमेटिक्स, यह 4 सब्जेक्ट की श्रृंखला आपके बीच में चल रही है। जैसे ही यह थोड़ा सा हम बीच में इसे लेकर पहुंचेंगे, तत्काल थोड़ा सा कुछ दिन के लिए इन सारे सब्जेक्ट को हम रोककर उस जो आपके छूट रहे हैं उसको हम आपके बीच में लेके आएंगे। आपको कतई कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो हम आपके साथ यह दावा करते हैं कि आने वाले 4 महीने में आपके जितने भी लेक्चर बन पाएंगे सभी को यहाँ जो है बताते हुए आपकी अगली तैयारी को बेहतरीन किया जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप सभी सब्जेक्ट की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी आप उस जो है सब्जेक्ट को प्राप्त करें, क्योंकि भैया हम जानते हैं कि आप सोच रहे हैं कि आगे चलकर हम लेक्चर जो है नोट्स खरीद लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप अभी से लेकर उसे पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आप चाहे विद्यालय जाएं या ना जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वह आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लेना है तो आप विलंब ना करें, बिल्कुल आप चले जाइए लिंक पर, वहां से आप पेमेंट करिए, आप तत्काल सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छाएं हैं, आप अगर चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, इधर से कोई रोक नहीं है। तो बहरहाल चलिए हम ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। आज का लेक्चर आपके बीच में जाएगा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। हमने आपके बीच में संप्रेषण मींस कम्युनिकेशन मींस 2 चैप्टर पर ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर आपके बीच में प्रारंभ होने जा रहा है, शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। शिक्षण के
सिद्धांत में जैसे शिक्षण के तमाम तरह के सिद्धांत होते हैं, इन सारी चीजों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस पर चैप्टर नंबर 3 पर 2 से 3 लेक्चर आपके बीच में जाएंगे। हम बिल्कुल शॉर्ट नोट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा में 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक क्वेश्चन 2 नंबर, ठीक है, हाईएस्ट आपका 2 नंबर होता है, तो बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। हमने आपसे कहा है, आप लगातार शिकायत करते हैं कि आपकी प्राइस ज्यादा है। मैं जानता हूं कि प्राइस ज्यादा है, लेकिन हम इतना आपसे दावा करते हैं कि आप किसी और नोट्स से कंपैरिजन करिएगा, अगर आपको बेहतर लगे तभी आप लीजिए, ठीक है। हमने आपसे यह भी कहा है, अगर आप उसके लिए जो है नहीं इच्छुक है लेने के लिए, तो हम उसी पीडीएफ से सेम आपको पढ़ा भी रहे हैं। आप नोट्स खुद बना लीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। तो आपकी इच्छाएं हैं, आप जैसा चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से आप बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग आपके समक्ष आ रही है, चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत आपके समक्ष की जा रही है, शिक्षण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ टीचिंग। इसका मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे हैं शिक्षण के सिद्धांत का स्वरूप एवं अर्थ, यानी कहा जाए शिक्षण के सिद्धांत का स्वरूप क्या हो सकता है और शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या हो सकता है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, शिक्षण के सिद्धांत का अभिप्राय है कि किसी भी विषय, क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया सभी के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जा सके। यानी आप देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज करें, ठीक है, जिसमें निश्चित क्रम हो और निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से, यानी आपका जो निश्चित क्रम है वह विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह यानी वह प्रक्रिया सभी के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। अच्छा, इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं तमाम तरह के शिक्षण के सिद्धांत आप लोगों के बीच में दिए जा रहे हैं। यानी आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले शिक्षण के सिद्धांत में सबसे पहली विधि आपकी आ रही है खेल विधि, ठीक है, प्लेवे मेथड। यह आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। कहीं ना कहीं यह आपसे पूछा जाता है कि खेल विधि के जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, खेल विधि मींस प्लेवे मेथड क्या है, खेल विधि का अर्थ क्या होता है। खेल विधि आप इसके शब्द से ही आप समझ पा रहे हैं, खेल विधि यानी किसी भी बच्चे को हम खेल खेल में शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं खेल विधि का अर्थ, इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है कि खेल विधि बालकों को खेल प्रवृत्ति का ऐसे उत्तम ढंग से प्रयोग करती है कि बालक खेल खेल में ही नवीन ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यानी आपसे कहा जा रहा है खेल विधि के अर्थ में, ठीक है, खेल विधि के अर्थ में आपसे कहा जा रहा है कि खेल विधि के अंतर्गत आप किसी भी बालक को, ठीक है, जैसे कोई बालक आपके बीच में अगर उपस्थित है, उसे खेल खेल में ही किसी भी शिक्षा को अगर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वह शिक्षा जो है उस बालक के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। आपसे कहा जा रहा है कि नवीन उत्तम ढंग से प्रयोग करती है, बालक खेल खेल में ही नवीन ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जैसे आज की वर्तमान समय की परिस्थिति में हम अगर बात करें आपसे, जैसे एक छोटा सा बालक होता है, अगर देखा जाए तो उसे हम नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। जैसे कोई चीज अगर उसे आप दे रहे हैं, वह तोड़ मड़ोड़ करके, आपने देखा होगा आए दिन बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते रहते हैं, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं उसे कुछ सीख मिलती है, तो वह भी खेल विधि के मतलब के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। इस खेल विधि के अर्थ के अंतर्गत आपके पास कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं म्यूलिक के अनुसार। सबसे पहली परिभाषा आपके बीच में आ रही है कि जो कार्य अपने इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। बिल्कुल, आपसे अगर कोई पूछे कि खेल हम किसे कहेंगे, तो खेल में अपने आप को वह बच्चा स्वतंत्र महसूस करे। पता लगा आप जो है खेल में वहां खड़े हैं और बच्चे से कह रहे हैं आपको इसी के अंतर्गत खेलना है, तो जाहिर सी बात है वह खेल के अंतर्गत नहीं आएगा। खेल में कोई भी इंसान हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर खेल में हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह खेल हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। या आप अंदाज भी सकते हैं, कोई खेल आप खेल रहे हैं, अगर किसी के जो है अंदर में रहकर आप
खेल को खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस खेल का आप उतना इंटरेस्ट नहीं ले सकते जितना कि आप एक स्वतंत्र रूप से किसी खेल को ले सकते हैं। ठीक है, अगला आपसे कहा जा रहा है ह्यूजेस और ह्यूजेस के अनुसार वह विधि जो छात्रों को उसी उत्साह से सीखने की योग्यता प्रदान करती है जो उसके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है, खेल विधि के नाम से जानी जाती है। सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं, पहली परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला आपके समक्ष आ रहा है खेल विधि के सिद्धांत। इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है कि खेल विधि के सिद्धांत के अंतर्गत पहली आप पहली पॉइंट करके आप देखेंगे कि शिक्षण की परंपरा है कि एक विधि को समाप्त करके एक रोचक शिक्षण विधि का चयन किया जाए। यानी आपसे कहा जा रहा है जैसे आप कोई शिक्षण विधि अपना रहे हैं, ठीक है, आप उस शिक्षण विधि को जैसे ही एक शिक्षण विधि आपकी समाप्त होती है आप दूसरी शिक्षण विधि को अपना करके, ठीक है, जो है शिक्षण विधि का आप एक रोचक शिक्षण विधि का चयन करें। पता लगा आपके द्वारा जो शिक्षण विधि दी जा रही है वह बच्चों को नहीं समझ में आ रही तो जाहिर सी बात है कि वह शिक्षण कहीं ना कहीं आपके काम की चीज नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला आपके समक्ष आ रहा है, आप देख पा रहे हैं अगली पॉइंट करके आपने लिखा है। हालांकि अगर देखा जाए इस पीडीएफ को हमने सुबह की ही मीटिंग में आपके समक्ष प्रोवाइड कर दिया था, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि अगर कोई चीज़ आप पहले से पढ़े हैं, ठीक है, अगर आप इस पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं, दोबारा से अगर अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होता है। ठीक है, आपसे दूसरा कहा जा रहा है कि शिक्षण कार्य में बालकों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल पता लगा आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और शिक्षण कार्य करते समय आप कक्षा 1 के विद्यार्थी को वहीं इंटरमीडिएट की फिजिक्स लेके चले जाइए तो कहीं ना कहीं आपने उस बच्चे की रुचियों को ध्यान में नहीं रखा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को हम किस प्रकार से शिक्षण ग्रहण कराएं कि वह सारी चीजें समझ जाए। हालांकि इस चीज को आपको जब भी आप क्लास में एंटर करें तो तत्काल उसकी रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे को हमें यही देना है, अगर ये चीज उसको देते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सारी चीजें समझ में आएंगे। हमने आपसे बताया कि पता लगा आप बीएससी लेवल इंटरमीडिएट लेवल तक चीजें लेकर चले गए, बच्चे को हवा हवाई हो जाएगा तो आपके उस शिक्षण से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया रोचक बनाना, बिल्कुल आप कोई चीज जैसे हम आपको कोई चीज यहाँ सिखा रहे हैं, ठीक है, पता लगा हम यही पढ़ते चले जाए। सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना, शिक्षण सामग्री में सुधार करना, बालकों की खेल प्रवृत्ति को उत्साह प्रदान करना, बालकों को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देना। अगर ऐसे हम पढ़ते चले जाए तो क्या आपको सारी चीजें समझ में आएंगी? नहीं आएंगे। इस वजह से कभी भी आप जब भी शिक्षण कार्य करें, ठीक है, अपने शिक्षण कार्य में हमेशा परिवर्तन लाने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे हम आपको एक विधि से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक विधि से हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वह विधि आपको समझ में आ रही है। नहीं आ रही तो बिल्कुल हमने हमेशा आपसे कहा है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपके द्वारा की गई चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, अपने उस पढ़ाने वाली शैली में परिवर्तन करेंगे कि और चीजें आपको और अच्छे से बताया जाए और बढ़िया से समझाया जाए ताकि वह चीजें आपको समझ में आए। तो यही होना चाहिए कि शिक्षण की प्रक्रिया हमेशा जो है रोचक बनाना चाहिए, इसमें जो है शिक्षण सामग्री में सुधार करना चाहिए। बिल्कुल पता लगा हम आपको जो है शिक्षण सामग्री में सुधार करने से मतलब है, पता लगा भैया जो है एक लाइन का उत्तर है और हम आपको ये पूरा पन्ना भर के दे दे तो कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा अपने शिक्षण के सामग्री में सुधार करना हमें जरूर चाहिए। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं बालकों की खेल प्रवृत्ति को उत्साह प्रदान करना। बिल्कुल, अगर बालक खेल खेल में कोई चीज सीख रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एक उत्साहित करना चाहिए कि बेटा आप ये खेल आप खेल सकते हैं, ठीक है, यह आपके लिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब बालक, जैसे आपने देखा होगा कि कक्षा 1 का बालक होता है, उसके बुकों में कितनी अच्छी अच्छी फोटोज छपी होती हैं, कहीं आम छपा होगा, कहीं इमली छपा होगा और जोड़ने के लिए दे देता बेटा एक आम है, एक यहाँ आम यहाँ है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो बच्चा जोड़ेगा ये एक आम है, ये 2 आम है। तो जाहिर सी बात है अगर इन दोनों को जोड़ेगा तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से बालक को समझ में आ जाता है। तो सारी चीजें उसके अनुरूप जो है आपको समक्ष उस बच्चे के समक्ष देनी चाहिए। ठीक है, बालकों को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देना। पता लगा हमने आपसे बताया कि कभी भी बालक को एक बंधक बनाकर शिक्षा नहीं देना चाहिए। ठीक है, जब आप किसी भी बालक को दिन भर पढ़ाने के लिए बैठाए रहिए तो कहीं ना कहीं यार उसके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न होती है। बालक को जो है उचित मात्रा में खेलने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, बालक अभी आप हम बात करें आपसे, अगर आप शैशवावस्था के बालक को, हालांकि अगर देखा जाए हम शैशवावस्था बाल्यावस्था दोनों की बात करें तो जब भी आप बालक को शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है, तो वो एक स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देने का प्रयास करें। जब आप उस बालक को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं
वह दी गई शिक्षा उस बालक को अर्जन करने में बेहतरीन होगा। और पता लगा वहीं आप उस बालक को बंधक बनाकर शिक्षा दे रहे हैं, बेटा ये तुम्हें पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ोगे तो हम कल मारेंगे। तो जाहिर सी बात है बच्चा तो पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो अंतरात्मा है वह कुंठित होती हुई चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके प्रति वह दुर्व्यवहार करने लगेगा। आपने देखा है आए दिन बच्चों को पढ़ने के लिए अगर मारा पीटा जाता है तो बच्चे अभी हाल ही में देखा कि कट्टा वगैरह ये सब लेके चले आते हैं। तो हालांकि ये चीज़ें आपको नहीं अपनानी है। आप भविष्य के एक भावी शिक्षक है, अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो बिल्कुल आप उसे एक्सेप्ट करें, अपने अंदर देखने का प्रयास करें कि हमारे अंदर कमियां क्या है, आखिरकार हमको अगर इन्होंने कहा है तो क्यों कहा, ठीक है, आप सुधार करने का प्रयास करें। बहरहाल आप खुद इतने समझदार हैं, समझ सकते हैं खेल विधि की आवश्यकता क्या पड़े, ठीक है। आखिरकार जो हमारी खेल विधि है, आप देख पा रहे हैं खेल विधि की आवश्यकता, यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहले स्वतंत्रता। बिल्कुल अगर देखा जाए खेल विधि स्वतंत्र होती है। इस विधि में बालक पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाती है। खेल विधि में बालक को अगर पूर्ण स्वतंत्र आप नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है जिस खेल को वह बालक खेल रहा है वह अच्छी तरह से नहीं खेल पाएगा। उसके अंदर कुंठा की भावना व्याप्त होगी, यार हमको इस तरह करना चाहिए था और उन्होंने हमें इस तरह कहा, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। इस वजह से कभी भी बालक अगर कोई खेल खेल रहा है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, बेटा ये तुम जाओ खेलो, फ्री हो अपने आप में, चाहे जैसे खेलो, ठीक है। रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों का विकास, कहीं ना कहीं उसकी जो रचनात्मक मीन्स क्रिएटिविटी होती है और मेंटल जो है शक्तियों का उसका विकास करना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है आपके समक्ष खेल बालकों की रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों का सूचक है। इस प्रकार शिक्षा में खेल को स्थान देने का अर्थ बालकों की रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों का विकास है। बिल्कुल अगर आप किसी भी बालक को खेल में शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो क्रिएटिविटी नहीं, जो रचनात्मकता है और जो है मानसिक शक्ति है वह कहीं ना कहीं वह विकसित होती हुई चली जाएगी, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं उत्तम शिक्षण। बिल्कुल कभी भी आप एक बालक को जब भी शिक्षा ग्रहण कराएं तो उसको आप उत्तम शिक्षा देने का प्रयास करें। मतलब आप समझिएगा खेल विधि शिक्षा देने का खेल द्वारा शिक्षा देना प्राकृतिक शिक्षण विधि है। खेल की उपयोगिता के लिए खेल विधि को शिक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। आखिरकार क्यों? अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कि खेल विधि शिक्षा देना प्राकृतिक शिक्षण की विधि है। बिल्कुल हमने आपसे बताया कि अगर किसी भी बालक को आप खेल की विधि से शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं तो वह खेल विधि के द्वारा जो शिक्षा दी गई है और बालक अगर उसे अर्जन कर लिया है तो कभी भी वह उसे भूलता नहीं है, ठीक है। तो आप अधिकतर प्रयास करें कि किसी भी बालक को जब भी आप पढ़ाते रहें तो उसको आप खेल विधि के द्वारा ही पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। आगे खेल विधि के गुण क्या क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक निवेदन मैं आपसे करूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य डालें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ सबसे पहला खेल विधि के गुण में कहा जा रहा है कि यह बालकों को क्रियाशील बनाते। बिल्कुल कोई बालक है अगर आप उसे खेलने के लिए अवसर नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो शारीरिक क्रियाएं हैं वह शिथिल होती हुई चली जाएंगी। जब बालक दौड़ धूप कर खेलता है, आपने देखा होगा एक शैशवावस्था का बालक है वह किस तरह से धूल मिट्टी में खेलता है। जब वह धूल मिट्टी में खेलता है तो उसके अंदर जो छोटी छोटी नसें होती हैं वो मजबूत होती हुई चली जाती हैं। तो इस वजह से बालक को क्रियाशील बनाते हैं खेल विधि, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है कि खेल विधि सहयोग का पाठ पढ़ाते हैं। बिल्कुल आपने देखा, अभी आप क्रिकेट की ही बात करें तो खेल विधि में 11-12 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी जो है मैदान पर होते हैं, ठीक है। तो सभी के सहयोग से वह खेल हो पाता है। पता लगा भैया एक खिलाड़ी हम एक खिलाड़ी को हम खिलाएंगे, कोई कहा मैं खिलाड़ी, अरे तुम बॉलिंग करोगे कि बैटिंग करोगे, क्या करोगे कि फील्डिंग करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो कभी भी आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे कि जब भी वह खेलते हैं आपने देखा होगा कि मिट्टी वगैरह के जब खिलौने बनाते हैं तो 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बाबू हम जा रहे हैं मिट्टी के खिलौने बनाएंगे। तो किस तरह से वह उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सहयोग की भावना आती है कि चलो हम तुम्हारा बनवा देते, तुम हमारा बनवा दो, ठीक है। आता है कि नहीं आता है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है कि यह विधि शारीरिक मानसिक शक्तियों का विकास करती है। अगला आपसे कहा जा रहा है कि यह विधि यह बालकों को क्रियाशील ध्यान करना सिखाती है, ठीक है। यह बालकों को ध्यान रखना सिखाती है। बिल्कुल जब भी आप बालक के साथ खेल रहे हैं या बालक आपके साथ खेल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जो कैपेसिटी होती है, ध्यान रखने की क्षमता होती है, वह बढ़ती हुई चली जाती है। बालकों को सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। बिल्कुल एक दूसरे का सहयोग
सहयोग करना बालक को खेल सिखाता है। ठीक है कि बेटा तुम हमारा हेल्प कर दो, हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे। ठीक है, यह विधि बालकों को गंभीर कार्य करने को तैयार करती है। सारी चीजें आप डिस्कस में देख पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको पसंद आ रहा है। लास्ट आप देख पा रहे हैं, आज का सिर्फ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे खेल विधि पर। नेक्स्ट अगला लेक्चर जो आपके बीच में आएगा उसकी शुरुआत कुछ और भी नए ढंग से की जाएगी। ठीक है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इस विधि से उच्च शिक्षा के छात्र लाभान्वित नहीं हो सकते। बिल्कुल, अगर देखा जाए यह खेल विधि के दोष है। ठीक है, आपने देखा है, अभी आप पता लगा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बीटीसी करने चले आए हैं, तो क्या आपको खेल खेल में एक दो गिनती तो हम सिखा नहीं सकते। ठीक है, इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के जो छात्र हैं वो लाभान्वित नहीं हो सकते। किशोरावस्था के समय तक खेल में रुचि कम हो जाती है। बिल्कुल, जब आप किशोर हो जाते हैं, ठीक है, तो किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनकी जो खेल में रुचियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और जब किशोरावस्था का बालक है वह कहीं ना कहीं अपने करियर के प्रति जागृत होने लगता है कि आगे चलकर हमें करना क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में वह सोचने लगता है। अगला आपसे कहा जा रहा है कि इस विधि से दी जाने वाली शिक्षा महंगी होती है। सभी लोग इस विधि का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आपने देखा होगा प्लेवे स्कूल आपके बीच में होते हैं, उनकी फीसें कितनी महंगी होती हैं। तो जो खेल के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वह कहीं ना कहीं आज के समय में महंगी हो जा रही है। अगर देखा जाए, एक जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो थोड़ा सा कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी बस की बात नहीं है कि वह खेल विधि के द्वारा शिक्षा अपने बच्चों को दिला पाएं। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कि सभी विद्यालय इस विधि से शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, यह बात सत्य है कि खेल विधि के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वह सभी विद्यालय की बस की बात नहीं होती। जो थोड़ा सा भारी भरकम विद्यालय होते हैं वही इस विधि का इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।